इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनएचएम एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कौन कौन से प्रमाण पत्र और शपथ पत्र अपलोड करने कंपलसरी है। उस वीडियो में उसकी जानकारी दूंगा और उसका फॉर्मेट भी बताऊंगा कौन सा फॉर्मेट है, और उस फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज तारीख हो चुकी है 6 नवंबर और 8 नवंबर से आपका लिंक एक्टिव हो रहा है। और उसके बाद एसएसओ आईडी पर आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग की ओर से जब भी न्यूज आएगी और फिर विभाग और फॉर्मेट आपको बता देगा, सभी दस्तावेज किस क्रम में रखने होंगे ये भी विभाग की ओर से इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जिन बातों का ध्यान रखना वो भी नोटिस आ जाएगा। तो ये सभी जानकारी जैसे ही विभाग की ओर से नोटिस आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा शेष जो रिजल्ट है, जीएनएम का हुआ, फार्मा असिस्टेंट का हुआ, लैब टेक्नीशियन का हुआ, नर्स केयर का हुआ, तो ये चारों कैडर के रिजल्ट आपके 11 नवंबर को देखने को मिलेंगे। जैसे रिजल्ट आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, जिसमें से कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी कोई एनएचएम एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, चाहे वो डीवी को लेकर हो, स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, पदों में वृद्धि को लेकर हो, कोई भी अपडेट हो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखो, स्क्रूटनी फॉर्म जब आप एसएसओ आईडी से फिल करोगे तो पहले तो आपको अपनी डिटेल लिखनी होगी। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला ऑप्शन आएगा उसमें आपको दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। जिन दस्तावेज के नाम के आगे स्टार लगे होते हैं उसका मतलब कि वो तो दस्तावेज आपको अपलोड करने कंपलसरी होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ उपाधि और प्रमाण पत्र 10th क्लास, यानी कि ये चीज़ तो अभी की कंडीशन पर आपके पास होगी कि 10th की मार्कशीट होगी। अब देखो, उपाधि, मार्कशीट, प्रमाण पत्र, कहीं कहीं पर आप देखते हो कि अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होता है, तो किसी किसी के बोर्ड के अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है। तो जिनके एक ही है वो उन्हें एक ही अपलोड करना है, जिनके अलग अलग है तो फिर वो दोनों को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड कर देना है। अंक तालिका से आपके मार्क्स देखे जाते हैं, प्रमाण पत्र से आपके डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है। इसी तरह आपको 12th क्लास की उपाधि और प्रमाण पत्र, यानी कि 12th क्लास की आपको जो प्रमाण पत्र और उपाधि, जिनके प्रमाण पत्र अंक तालिका अलग अलग है उन्हें अलग अलग अपलोड करनी है, और जिनके एक ही है तो फिर उन्हें वो एक ही अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे वो किसी भी जिस भी कोर्स में कर रखी है, उसका भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अधिस्नातक, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जिक्र किया है तो देखो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो दस्तावेज दिखाओगे उन सभी का उल्लेख आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए। फिर वो जाति प्रमाण पत्र हो, अगर किसी को विशेष योग्यता वाला स्टूडेंट हो, पीएच कैंडिडेट हो, तो उसका भी उल्लेख एप्लीकेशन फॉर्म में किया होगा, तभी आपका माना जाएगा। या फिर आपने शैक्षणिक योग्यता में चाहे आपने कोई भी कोर्स कर रखा हो उसका अगर जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किया है तो वो आपका दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल मान लेता हूँ, जैसे कि एक कोर्स हो गया RSCIT। अगर जैसे कि आप किसी भी एग्जाम का डीवी करवा रहे हो और उस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने RSCIT का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया, और डीवी के समय आप अगर RSCIT का सर्टिफिकेट दिखा रहे तो वो आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये आपके हर भर्ती के एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि जो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जिन चीज़ों का आप उल्लेख करते हो, दस्तावेज सत्यापन के समय आपकी वही चीज़ स्वीकार की जाएगी, अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, अब इसका फॉर्मेट कैसा होगा इस वीडियो में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो, आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है। अब देखो, चरित्र प्रमाण पत्र आपको टोटल 3 चाहिए होगा, जिसमें से 2 तो आपके अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा होने चाहिए और वो आपके कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए मैं आगे बता दूंगा, और सभी फॉर्मेट की पीडीएफ अब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। इसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र, जहाँ जरूरत होती है, जिनके लिए ज़रूरत है उन्हीं को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अपलोड करना होगा।
इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप राजस्थान के निवासी हो, ये प्रूफ करने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अब मूल निवास प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूं तो ये एक बार ही बनता है। अगर किसी का आज से 10 साल पहले बना हो, 20 साल पहले बना हो, तो अब वापस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र सिर्फ एक बार ही बनता है और उससे ये प्रूफ होता कि आप राजस्थान के निवासी हैं। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसका भी फॉर्मेट, अगर कोई शपथ पत्र देना चाहता है तो उसका भी फॉर्मेट मैं आगे बताऊंगा। अटेस्टेशन फॉर्म, देखो ये कब चाहिए होता है, ये अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको अटेस्टेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं होगी, ये उसके बाद की ज़रूरत होती है। जब पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाता है उस समय इस फॉर्म की ज़रूरत होती है। तो ये भी आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे तब अपलोड करना कंपलसरी है, स्टार लगा हुआ। इसके बाद आप देख सकते हैं 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र, यानी कि ये जिनके 2.5 लाख से कम आय है उनके लिए प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करना होता है वो उन्हें दिखाना होगा। अगर किसी ने डिग्री की जगह डिप्लोमा किया है तो उसको उसका प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी कि किसी ने फॉर्म फिल करते समय स्पोर्ट्स पर्सन में यस लिखा तो उसे उसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी उसे उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हस्तलिपि नमूना, इसका फॉर्मेट भी आगे मैं बता दूंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना होता है। इसके बाद शपथ पत्र आता है, वो शपथ पत्र के फॉर्मेट भी आगे बता दूंगा। इसके बाद आपका आता है जाति शपथ पत्र, यानी कि जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी वालों का तो जाति प्रमाण पत्र एक बार बन जाता है तो वो आपका जीवन पर्यंत है वो वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी से आ रहे हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हो या एमबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी से आ रहे हो तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ है वो अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, उस कंडीशन पर आप नया बनाओ तो आपकी मर्जी, नहीं तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हैं और वो भी अधिकतम 3 साल तक ऐसा आप कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मेट मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। इसके बाद बच्चों का घोषणा पत्र का फॉर्मेट भी बताऊंगा, बच्चों का घोषणा पत्र है वो भी आपको अपलोड करना होगा। दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र, इसका भी फॉर्मेट मैं आगे बताऊंगा कि आपने धूम्रपान नहीं किया है, भविष्य में जिसकी मैरिज हो चुकी है तो उन्होंने दहेज नहीं लिया, जिनकी नहीं हुई है वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, इन सभी के फॉर्मेट। राजपत्रित अधिकारी द्वारा, देखो अभी मैंने चरित्र प्रमाण पत्र आया तब मैंने आपको बताया टोटल आपको चरित्र प्रमाण पत्र 3 चाहिए होते, 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है। धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र, अब ये यहाँ पर अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आगे जब डीवी करवाओगे उससे पहले भी आपके सभी फॉर्मेट मिल जाएंगे, विभाग की ओर से भी जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि आपने किसी भी दस्तावेज के साथ कुछ एडिट नहीं किया है, कोई जाली दस्तावेज पेश नहीं किया है, इसको लेकर भी आपसे एक शपथ पत्र लिखा जाता है। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इसकी ज़रूरत अभी डीवी के समय नहीं होती है। आयु में छूट, अगर आपने अपने फॉर्म फिल करते समय एज में रिलेशन चाहा है तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और उसके बाद आते हैं अन्य प्रमाण पत्र, अगर आपके पास और भी कोई प्रमाण पत्र है जिसका जिक्र पहले नहीं हुआ हो तो वो आपको यहाँ पर दिखाने होते हैं। अब सभी दस्तावेज के मैं फॉर्मेट बता देता हूँ जिनकी ज़रूरत है अभी एसएसओ आईडी के समय, एसएसओ आईडी से जब स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते हो उस समय। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट एसएसओ आईडी के माध्यम से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं कर पाता है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सभी एनएचएम के कैंडिडेट के लिए। यानी कि अब आपने एनएचएम के जिसमें अलग कोर्स कर रखा है, एनएचएम का जो स्पेशल आपके फील्ड में जो कोर्स है वो भी आपको दस्तावेज दिखाने होंगे, अपलोड करने होंगे। लेकिन जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये 8 से 14 नवंबर वालों के लिए भी सेम प्रोसेस है और 11 से 17 नवंबर वालों के लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर कोई स्टूडेंट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी भी कारणवश अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं करवा पाता है तो कोई बात नहीं, जब आपका डीवी होगा उस समय वहाँ तो आपका नाम आ जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एसएसओ आईडी से स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं किया तो विभाग की ओर से डीवी को लेकर शेड्यूल आएगा तो उसमें आपका नाम नहीं होगा। देखो उसमें अगर नाम आपका आना है तो आएगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे उनका ही आएगा। जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है और वो 2 गुना को बुला रहे हैं क्योंकि कट ऑफ 2 गुना की ही जारी की गई तो उन सभी के नाम होंगे।
तो फिर उनको क्या करना होगा, अगर वो एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो वो जब उनका डीवी होगा तो उस समय उन्हें क्या करना होगा, स्क्रूटिनी फॉर्म तो लेके जाना होगा। वो कहाँ से लेके जाएंगे, बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, कैंडिडेट कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ से स्क्रूटिनी फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, वहाँ पिन मैसेज किया हुआ, वहाँ आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट में जो जो पूछा गया वो सभी आपको वहाँ पर लिखने हैं और उसको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी करना है। वो किसके नाम का होना चाहिए पोस्टल ऑर्डर, आरएसएसबी के सचिव के नाम का होना चाहिए। अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेट, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो अटेस्टेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है दिस फॉर्मेट विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट, और ये बाद में किया जाता है, यानी कि डीवी के समय पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा नहीं किया जाता है, ये बाद में चाहिए होता है आपको। तो यहाँ आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगानी होती है, उसके ऊपर सिग्नेचर करना होता है। फिर यहाँ पर जो जो डिटेल पूछी गई है वो आपको अपना लिखनी होती है, आपका नाम, प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस, उसके बाद पर्टिकुलर पैलेस, अगर कहीं पर आप पिछले 5 सालों में 1 साल से ज़्यादा कहीं रह रहे थे तो उसका भी आपको डिटेल लिखनी होगी। उसके बाद आपको अपने फादर्स डिटेल, नेशनलिटी डिटेल, आपको बर्थ पैलेस लिखना होता है। इसके बाद आप इस तरह से यहाँ पर जो जो चीज़ पूछी गई है वो सभी आपको, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कहाँ कहाँ से की है, वहाँ का एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है। अब इसके बाद आता है फॉर्मेट ये, भर्ती में पात्रता जांच हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता के संबंध में, और ये नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए, नॉन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपये से। तो इसमें आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आपने सभी दस्तावेज सही सही से दिए हैं तो उसका ये फॉर्मेट है, जिसमें यहाँ क्या लिखना होता है, मैं के बाद खाली जगह में स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर स्टूडेंट को पिता का नाम, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आप किस भर्ती के लिए स्क्रूटिनी फॉर्म भर रहे हो उस भर्ती का नाम, और उस भर्ती का नाम वही लिखना है आपको जो आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ है। दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किए हैं, उक्त भर्ती में आपके जो रोल नंबर है वो, उस भर्ती के लिए आपके एप्लीकेशन नंबर है वो। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि मैं एप्लीकेशन नंबर कहाँ से लाऊं, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म तो गुम हो गया, तो कोई बात नहीं, आप एसएसओ आईडी पे जाइए, माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आज तक जितने भी आपने फॉर्म फिल किए वहाँ सभी हिस्ट्री होगी, और आपका जो भी एग्जाम का डीवी है, जिस एग्जाम के लिए स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करे उस एग्जाम के नाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर टिक कीजिए, आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ पात्रता जहाँ दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी मूल दस्तावेज वैध और विधिमान्य हैं, कूट रचित नहीं है, मेरे द्वारा कोई तथ्य दस्तावेज छुपाए नहीं गए। यानी कि आपने जो भी स्क्रूटिनी फॉर्म में दस्तावेज अपलोड किए गए हैं वे सभी वैध और विधिमान्य हैं, उसमें कुछ भी मैंने एडिट नहीं किया। मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूट रचित पाया जाता तो बोर्ड को मेरी पात्रता रद्द करने का और विधिवत कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा, ये जिसके लिए ये सहमति, यानी कि ये आपसे इसलिए लिखा जाता है कि अगर आपके दस्तावेज में कुछ ऐसा लगा कि ये जाली दस्तावेज है तो आपकी पात्रता भी रद्द की जा सकती है, रद्द की जाएगी, और इसके अलावा आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको अपना सिग्नेचर करना है, और सत्यापन में भी यहाँ आपको सिग्नेचर करना होता है शपथ ग्रहीता का। इसके बाद जो आपका आता है शपथ पत्र, ये आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर। जाति प्रमाण पत्र का जो शपथ पत्र है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। इसमें क्या करना होता है, शपथ पत्र में मैं आपको अपना नाम या पिता का नाम या आपका स्थान या आपकी जाति, फिर आप कौन सी जाति से हैं और आपकी ये जाति कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एमबीसी में आती है, ओबीसी में आती है या ईडब्ल्यूएस में आती है, जिस पे भी लागू होती है उस पर आपको टिक करना होता है और यहाँ पर वो नाम लिखना होता है। इसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से हो उस कैटेगरी पर आपको टिक करना होगा, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में हो या फिर ईडब्ल्यूएस में हो, नॉन क्रीमी लेयर में हो तो ओबीसी में हो या एमबीसी में, जिसमें भी हो उस पर आपको टिक करना होता है। और फिर जो आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शपथ पत्र लिख रहे हो, ईडब्ल्यूएस का भी यही शपथ पत्र का फॉर्मेट है, उस प्रमाण पत्र पर जो डेट है वो दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ दिनांक लिखनी होती है कि इस दिनांक तक भी आप जिस कैटेगरी में हो उस वर्ग में आप आते थे। इसके बाद यहाँ शपथकर्ता का सिग्नेचर, और फिर यहाँ पर आपको अपना नाम, शपथ ग्रहीता सत्यापित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त विवरण दिया है वो सही और सत्य है, शपथ पत्र में उल्लिखित समस्त जानकारी सही है, यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी, मेरा चयन निरस्त किया जा सकता है, और शपथकर्ता का हस्ताक्षर। ये भी फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
इसके बाद यहाँ पर आपके बच्चों को लेकर जो शपथ पत्र लिखवाया जाता है वो आप देख सकते हैं। आपका नाम, कहाँ के निवासी हैं, अब यह कि विवाहित हैं जिनके लिए ये लिखना है। दिनांक 31/5/2002 तक आपके बच्चों की संख्या कितनी थी। अगर 0 थी तो ये पोस्ट में कुछ नहीं लिखना है। अगर 1 या 2 थी तो फिर वहाँ बच्चों का विवरण लिखना होगा, बच्चों का नाम, आपका संबंध उनसे क्या है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। फिर 1/6/2002 को या उसके बाद आज की तिथि तक संतानों की संख्या में वृद्धि हुई है और वर्तमान में आपके बच्चों की कुल संख्या जो है वो आपको यहाँ लिखनी होगी और यहाँ पर भी वो डिटेल लिखनी होती है। इसके बाद शपथ ग्रहीता का सिग्नेचर। ये होता है चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि आपके टोटल 3 बनाने होते हैं, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम, पिता का नाम, निवासी कहाँ के हैं, व्यक्तिगत रूप से इतने में, यानी कि ये जो आपके लिए चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो लिखते हैं कि मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से जितने महीने या वर्षों से जानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है इनका नैतिक चरित्र उत्तम है। और उसके बाद यहाँ सिग्नेचर, डेट और कार्यालय की मोहर लगती है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये है धूम्रपान, गुटखा सेवन नहीं करते हैं, इसको लेकर फॉर्मेट है। आपको अपना नाम, पिता का नाम, कहाँ के निवासी है, वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान और गुटखा सेवन नहीं करता हूँ और यहाँ स्टूडेंट के सिग्नेचर किए जाते हैं। और ये है आपका हस्तलिपि नमूना। स्टूडेंट इस प्रारूप का प्रिंट लेकर नमूना वाक्यों को स्वयं की हस्तलिपि में लिखना होता है, यानी कि यहाँ आपको जैसे कि यहाँ सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिस भर्ती के लिए आप स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हो उस भर्ती का आपको यहाँ नाम लिखना होता है। मैं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुआ हूँ, बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए वाक्य में मेरे अपने हस्तलिपि में स्वयं लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड द्वारा मेरी हस्तलिपि के इस नमूने को उपयोग किए जाने में सहमत हूँ। मेरी हस्तलिपि इस प्रकार है, यानी कि ये हिंदी फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको सब चीज़ हिंदी में लिखनी होती है, जिसमें मैं, उसके बाद आपको अपना नाम, पुत्र, आपके पिता का नाम, आपको अपने एग्ज़ाम के रोल नंबर लिखने होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म लिखने होते हैं। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ आपकी भर्ती का नाम, भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरा करता हूँ। इसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर। इसी तरह ये इंग्लिश में परफॉर्मा भी लिखना होता है। यहाँ पर आई नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम, सन ऑफ, सिर्फ फादर्स नेम आपको लिखना होता है। फिर आपको अपने रोल नंबर लिखने होते हैं, एप्लीकेशन नंबर लिखने होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट में रिक्रूटमेंट का नाम लिखा हुआ वही आपको यहाँ नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर कर देना है। तो ये सब चीज़ आपको जब आप SSO ID से स्क्रूटिनी फॉर्म आवेदन करते हो तो उस समय ये दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी जब लिंक एक्टिव होगा मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको अपना स्क्रूटिनी फॉर्म SSO ID के माध्यम से फिल करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये फॉर्मेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।